हेलो बच्चों, फिजिक्स हेराल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जितनी सारी फिजिक्स की क्लासेज है क्लास 10th की, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ओम्स लॉ। लास्ट क्लास हमने कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में पास क्यों करता है। एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास इसीलिए करता है क्योंकि वहां पर चार्ज का फ्लो होता है। मतलब चार्ज का फ्लो ही करंट के फ्लो का वजह है। अब चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो चार्ज को फ्लो करने का वजह है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तब उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कैसे किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है बैटरी से। बैटरी आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, और करंट पास करना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ होता क्या है, देखिए आपको पता है कि अगर कोई कंडक्टर रहेगा, ये सर कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट तभी पास करेगा जब इसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं सर कि इसके बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, यानी ये प्लस पे डाल दिए और ये माइनस पे, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें करंट सर I पास कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ेगा, बदलेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो करंट भी क्या होगा, बदलेगा। तब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि किस रेशियो में बढ़ेगा। अगर इसको आप 2 टाइम्स कर देंगे तो करंट कितना बढ़ जाएगा। तो इसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो ओम साहब थे, ठीक है, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, और साइमन ओम, ठीक है, साइमन ओम इसका नाम था, साइमन ओम, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन। और इन्होंने क्या किया कि एक रिलेशन एस्टैब्लिश की, जिसको हम लोग इसी साइंटिस्ट के नाम पर ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ सबसे पहले करता क्या है, तो दिस लॉ एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, दिस लॉ एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V एंड करंट I, इसके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा कि फॉर अ गिवन कंडक्टर, किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए करंट passes through conductor will be directly proportional to potential difference PD applied, potential difference across it at constant temperature। ध्यान से समझेंगे इसको। ओम्स ने क्या कहा, ओम्स ने कहा कि अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ है तो करंट पासेज थ्रू एनी कंडक्टर, जो करंट होगा किसी भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि V।
यही क्या है, ओम्स लॉ। दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए जो करंट पास करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों आया, आगे हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये अब देखिए ए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है 1/r इंटू V, I इक्वल टू 1/r इंटू V, जहाँ पर वेयर 1/r क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। 1 तो आप समझ गए, 1 कोई नंबर है, और r क्या है, और r को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये चीज। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम लोग r को इधर भेजेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, v इक्वल टू IR, दिस इज द ओम्स लॉ, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ। अब यहाँ पर एक और चीज आपके समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर R जो आया है रेसिस्टेंस, एक नया वर्ड आ गया है। I के बारे में तो पता है कि ये करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, तो R है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस देखिए ना, यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस किससे वर्ड से मिलके बना है, रेसिस्ट से मिलके बना है, मतलब रोकना। तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि जब करंट पास करेगा तो करंट को रोकने की टेंडेंसी होती है, मतलब ये चाहेगा कि करंट पास ना हो, ठीक है। कुछ करंट को रोक लेगा, तो कुछ करंट को रोकेगा, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का अलग से लेक्चर आएगा, बड़ा सा 2 लेक्चर आएगा रेसिस्टेंस का, कि रेसिस्टेंस होता क्या है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सीरीज पैरेलल, ये सब आने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही कि रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है और किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए फिक्स होता है। तो दिस इज द V इक्वल टू IR द ओम्स लॉ। तो ये आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब चलिए V वर्सेस I ग्राफ, ओम्स लॉ के अनुसार V वर्सेस I ग्राफ, V और I के बीच में ग्राफ क्या होगा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, I आपका है करंट, उसके बीच में देखिए हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू सर IR, ये होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जब V इक्वल टू IR होता है तो अगर ग्राफ हम लोग खींचेंगे ये V और I के बीच में, ठीक है, इस पर हम लोग V लेते हैं और इस पर लेते हैं I। तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, ग्राफ एक तो आपको इक्वेशन पता होगा कि अगर इसको y एक्सिस पर लिया गया है और इसको x एक्सिस पर, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये यहां से पास करेगा। दूसरा एक तरीका क्या है खींचने का आपको ग्राफ, तो ऐसे आप ग्राफ खींचते हैं सर V, इस पर हम लोग V ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं I और खींचते हैं। देखिए V I का वैल्यू 0 लेंगे तो V भी 0 होगा सर, फिर I का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो I यहाँ पर 1 लेंगे तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। I का वैल्यू 2 लेंगे सर तो V कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट को मिला देंगे, देखिए 0 0 यहाँ पे आ गया, 0 0 पॉइंट R1, तो अब V का वैल्यू R है, मान लो कि ये R है और यहाँ पे इधर 1 है तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट ये आ गया सर। फिर 2R है तो ये R है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R, तो ये कितना यहाँ चल जाएगा, फिर ये 1 है तो ये 2 यानी कि यहाँ आ जाएगा, ये वाला आ गया। इस सबको मिला देंगे तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो सेंटर से पास करता है और स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमेशा पूछते आता है एग्जाम में, V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो सेंटर से पास करता है और स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ के अनुसार है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ खींचते हैं। बहुत सारा ऐसा कंडक्टर है जिससे जब करंट पास करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जब उससे हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि V इक्वल टू IR यानी ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए उसका ग्राफ आता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंडक्टर है जिसका ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है।
तो जिसका ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करता है उस कंडक्टर को हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टर that follow Ohm's law is called ohmic conductor, otherwise it will be non-ohmic। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक हो जाएगा। ये चीज आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ। ग्राफ इसके बीच का कैसे होता है एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या होता है? ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। ढाल का मतलब इंक्लिनेशन। मतलब स्लोप क्या करता है, इंक्लिनेशन बताता है किसी भी चीज का। अब स्लोप निकालते कैसे? ठीक है, स्लोप निकालते कैसे, इसको थोड़ा शॉर्ट में सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि स्लोप का मतलब क्या होता है इन जनरली। स्लोप हम लोग निकालते कैसे, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं स्लोप को। और अगर मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है और एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, समझिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन है यानी ग्राफ है। कोई ऐसा ग्राफ होता है, कभी ऐसा ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ये वाले के साथ, इधर से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। तब इसका स्लोप होता है tan थीटा का। बस एक ही चीज, यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। अगर कोई लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका प्लस एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल हम लोग इधर से हमेशा लेते हैं प्लस से। और ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप होगा tan थीटा। जैसे एक और एग्जांपल, ये अगर ऐसा है लाइन, ग्राफ ऐसा है, ये x है और ये y है, तो इसका स्लोप कितना होगा, ये एंगल बना रहा है, इधर से एंगल हमेशा देखेंगे थीटा, तो स्लोप हो जाएगा इसका tan थीटा। यही क्या होता है स्लोप होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, और ये बनाया है 60 डिग्री का एंगल, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप होगा सर tan 60 डिग्री, यानी कि इसका √3 हो जाएगा स्लोप। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये है y एक्सिस और x एक्सिस और ये लाइन ऐसे है, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो सर इसका स्लोप होगा, देखिए यहाँ पर इसके पास 90 डिग्री है, खड़ा है, तो tan 90, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज। अगर इसी में एक लाइन ऐसा है, ये ग्राफ है, इसका स्लोप कितना होगा, तो सर इसका हो जाएगा tan 0 डिग्री, यानी कि 0 आ जाएगा इसका स्लोप। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो ये समझ में आया स्लोप कैसे निकालते हैं। अब इसको नोट कर ही लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलेगा, V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलेगा और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ये चीज। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहां पर आते हैं कि V वर्सेस I ग्राफ, ओम्स लॉ के अनुसार ये ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये आ गया V और ये आ गया I। सर ये ग्राफ होता है S, ठीक है, ये ओरिजिन। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सर इसका स्लोप अगर मान लेते हैं कि ये एंगल यहां से थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ, ये कितना हो जाएगा स्लोप, तो ये आ जाएगा सर tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू
टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में? परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है p बाई बी। तो अगर ये थीटा है और मान लेते हैं, देखिए यहां से हाइपोथेटिकली ऐसे लाइन हम लोग मिला दिए, तो ये बाई ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये किसके बराबर है? इसके तरफ है, यानी कि v कितना कुछ भी वैल्यू आएगा तो v का ही ना वैल्यू आएगा, ऊपर की तरफ है। ये वाला लेंथ ये किसके बराबर है? तो सर ये है v के बराबर। और ये वाला किसके बराबर है? तो i के बराबर, यानी कि tan थीटा v अपॉन i। ये स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप है तो v वर्सेस i ग्राफ का स्लोप आ जाएगा v अपॉन i, यानी कि tan थीटा। अब v अपॉन i किसके बराबर होता है? आप जरा ओम्स लॉ से देखिए, तो यहाँ पर सर जानते हैं v इक्वल टू आई आर, तो r इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन i, ठीक है। ये r इक्वल टू v अपॉन, तो ये सर तो v अपॉन i को हम लोग तो r भी लिख सकते हैं सर, स्लोप इक्वल टू ये r भी लिख सकते हैं बिल्कुल। v इक्वल टू ये स्लोप इक्वल टू r। r का क्या मतलब हुआ? रेसिस्टेंस हुआ। हम निकालने क्या चले थे कि v वर्सेस i ग्राफ का स्लोप निकालने चले थे, और निकल के आ गया स्लोप का वैल्यू रेसिस्टेंस के बराबर होगा। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आया कि v वर्सेस i ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। v वर्सेस i ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। ये कंक्लूजन क्या निकला कि स्लोप ऑफ v versus I graph give the value of resistance। क्या देता है? रेसिस्टेंस का वैल्यू देता है। ये स्लोप v वर्सेस I ग्राफ ये क्या करता है? रेसिस्टेंस का वैल्यू देता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखेंगे कि v वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अब अगर मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि देखिए v और I के बीच का ऐसा ग्राफ है, v और I के बीच का ग्राफ ऐसा है, और ये एंगल है 45 डिग्री, इसके बीच का ग्राफ है, v और I के बीच का ये ग्राफ है। तो रेसिस्टेंस बताइए तो कंडक्टर का, तो सर रेसिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं कि स्लोप के बराबर होता है। किसके बराबर? स्लोप। और स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है सर? 45, यानी कि ये होता है आपका 1 के बराबर। मतलब इस कंडक्टर का जो ग्राफ खींचा गया है जिस कंडक्टर के लिए, उसका रेसिस्टेंस 1 होगा। कितनी आसानी से रेसिस्टेंस निकल गया यहाँ पर। तो ये मतलब होता है v वर्सेस I ग्राफ के स्लोप। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान रखना है इसको, एकदम इन जनरली ध्यान रखना है आप लोगों को। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट का। आप लोग जब स्कूल में जाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। पहला कोई भी एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुपिंग हो चाहे सीरीज ग्रुपिंग हो, जो भी एक्सपेरिमेंट का नाम है इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? apparatus रिक्वायर्ड, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता हो? तो ओम्स लॉ को करने के लिए हमको चाहिए एक वायर, बहुत सारा बैटरी चाहिए। बैटरी का हम लोग 4 पीस ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 4 पीस बैटरी चाहिए। एक हमको चाहिए वोल्ट मीटर, एक चाहिए हमको आमीटर, ठीक है। इतना से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये चाहिए, ये हमको चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है कि वोल्ट मीटर, हालांकि बाद में हम पढ़ाएंगे, वोल्ट मीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। और आमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और आपका ये आमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। अभी इसको हम दिखाएंगे फिगर बनाकर। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरी, ठीक है। ये अब ये चीज आ गया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये थ्योरी लिखते हैं यहाँ पर कि कैसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए हैं कि वायर, बैटरी, वोल्टमीटर, ये सब ले लिए। कनेक्ट द वायर, बैटरी, वन पीस, सिर्फ एक पीस को हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी, वोल्टमीटर एंड ammeter एज शोन। अच्छा, एक हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर भी यहाँ पर ले लेंगे, आप लोग समझेंगे थोड़ा अच्छे से। एक कंडक्टर भी ले लेंगे, ammeter, यहाँ से ammeter एंड कंडक्टर, कंडक्टर एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है। कैसे, ये देखिए ऐसे। अब बैटरी हो गया, ये बैटरी का सिंबल है, लोअर क्लास में पढ़े होंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वायर हो गया, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कंडक्टर, जो कंडक्टर हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। और इसी के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, इसके बीच, कंडक्टर के बीच, ये वायर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच मापना है, तो इसी के साथ क्या करेंगे कि सीरीज में, इसी लाइन में क्या करेंगे, एक जगह लगा देंगे ammeter। और चूंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके पैरेलल में, यानी कि ऐसे क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर। ये पैरेलल हो गया ना, इसके पैरेलल, और ये हो गया सीरीज, ये लगा दिए। ये हो गया आपका बैटरी, ये वायर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया, ammeter हो गया, और ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। इसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, इसके और इसके बीच में, ये चीज। और करंट मेजर करना है इसे। स्विच भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए, बैटरी है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से करंट पास करेगा, तो करंट पास करेगा तो ये जो डिवाइस लगा हुआ है, इसमें आपको दिखाई देगा कि कितना करंट जा रहा है। या तो पॉइंटर होगा या फिर डिजिटल होगा, तो नंबरिंग आएगा, इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, ये आएगा। समझ में? ये इस तरह से सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए तो रोक के लिखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हटाते हैं। चलिए, ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये बैटरी है, तो बैटरी जब भी ऐसे करंट पास करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ ammeter एंड वोल्टमीटर। हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बैटरी लगा दिए तो यहाँ से करंट जाएगा, तो इसका जो रीडिंग कितना आ रहा है ammeter का, और वोल्टमीटर का रीडिंग कितना आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे। कहाँ नोट करेंगे, ऐसे देखिए, ठीक है। ये एक तरह का टेबल बनाएंगे, ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट 1 नंबर में, ये चीज, इसमें हम लोग भी लिखेंगे और इसमें आई लिखेंगे। 1 नंबर में मान लेते हैं, सपोज दैट कि जब भी, चलिए इसमें आई लिख देते हैं और इसमें भी लिखेंगे। तो करंट कितना आया है, मान लें कि 0.1 एम्पियर आया है। उस समय वोल्टेज है 0.3 वोल्ट, ठीक है, ये इतना वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बैटरी, हम लोग 4 बैटरी लिए थे ना, एक और बैटरी यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। एक और बैटरी यहाँ पर जोड़ देंगे, तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये कंडक्टर हो गया जी। अब 2 बैटरी लगा दी,
यहाँ पर है वोल्टमीटर, ये सब वैसे ही सेटअप रहेगा, और यहाँ पर है आमीटर। ठीक है, 2 बैटरी हो गया। अब क्या होगा, तो फिर से रीडिंग बदलेगा। जब 2 बैटरी लगा देंगे तो फिर देखेंगे कि ये इसमें कितना रीड कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मान लेते हैं कि इसमें रीड उस समय कर रहा था 0.3 एम्पियर। ठीक है, ये और वोल्ट मीटर में जाकर आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर में कितना रीड कर रहा है। ठीक है, ये चीज, तो ये वोल्ट मीटर में 0.9 वोल्ट ये रीड कर, वोल्ट मीटर में 0.9। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब 3 बैटरी लगा देंगे, और 3 बैटरी लगा देंगे तो हम फिर देखेंगे 3 नंबर में कि अब सर करंट हो गया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टेज कितना है इसमें, जो रीड कर रहा है, जो लिखा रहा है ना, जो नोटिस आ रहा है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सर ये आ गया 1.5 वोल्ट, ये आ गया। तो इतना काम। फिर अगर चौथा बैटरी लगाएंगे तो सर चौथा लगा दिए। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ये लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन, ये आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन में। अब चौथा बैटरी लगाएंगे तो सर ये आ गया 0.7 एम्पियर, तो ये आ गया सर 2.1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ गई। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, ये ओम्स लॉ का। अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए किसी मतलब ग्राफ खींचेंगे हम लोग, या फिर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ है, एक ही कंडक्टर मान लो कि दिया हुआ है, तो एक यही कंडक्टर है, हर समय तो यही कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगा। ये कंडक्टर बदलेंगे तब ना रेसिस्टेंस बदलेगा, रेसिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, तो रेसिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगा। और आप जानते हैं कि V इक्वल टू सर आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहाँ पर हम लोग R निकालते हैं, यानी कि V बाई आई का रेशियो निकालते हैं, देखते हैं फिक्स रहता है कि नहीं। अगर ये फिक्स रहेगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई, अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। तो जरा निकालिए यहाँ पर V अपॉन आई, तो यहाँ हो जाएगा सर 0.3 अपॉन 0.1 यानी कि 3। यहाँ कितना होगा सर, यहाँ 0.9 बाई 0.3, ये भी सर फिक्स है। ये 1.5 बाई 0.5, ये भी सर फिक्स है। ये 2.1 बाई 0.7, ये भी सर फिक्स है। देखिए हर जगह V बाई का रेशियो 3 आया है, और ये किस लॉ के अनुसार आया है, ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। हम फाइनली यहाँ पे लिख लेंगे थस क्या लिखेंगे, एज, यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे एज V बाई आई रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है सभी के लिए फिक्स है, thus ओम्स लॉ वेरीफाइड। और ये क्या है, ओम्स लॉ वेरीफाइड। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग वहां पर करेंगे, ये सारी चीज आप लोग के स्कूल में अवेलेबल होगा, तो आप करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी ये पढ़ाया हुआ चीज सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ओम्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी भी प्रकार की डाउट होती है तब आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं अपने सवाल, और इस लेक्चर को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। हमारी बस एक यही गुजारिश है आप लोगों से, और अच्छे से एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।